प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। वन लाइनर की तैयारी के तहत आज के वीडियो में हम कृषि नामक अध्याय, जो कि आपकी भूगोल की पुस्तक का है, कृषि नामक अध्याय अध्याय 4 कृषि, इसके हम प्रश्नों को समझेंगे, इसके कथनों को समझेंगे। तो पहला कथन दिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। यानी जो हमारी क्रियाकलाप में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पढ़ते हैं, उसमें कृषि कैसा कार्यकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अगला कथन है, कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा अध्याय में, कर्तन दहन यानी ऐसी प्रणाली जिसमें कर्तन दहन को हम काटो और जलाओ भी कहते हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जब खेती में कुछ जो पैदावार है कम होने लगती है, तो वहाँ की खेती को छोड़कर, वहाँ की जमीन को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पेड़ों को काट करके वहाँ खेती की जाती है। ऐसी खेती को हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं और कुछ राज्यों में से झूम भी कहा जाता है। इसी कर्तन दहन प्रणाली को, झूम खेती को, भारत के अन्य राज्यों में कुछ इस नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में से पोडू अथवा पेड़ा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान कहा जाता है, जबकि झारखंड में कुरवा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बाल्डे या बाल्टरे कहा जाता है, जबकि पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। तो ये हमारी स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम खेती के जो अन्य नाम है वो हमने समझे। अब हम अगले कथन पे बात करते हैं कि जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, ये रोपण की फसलें हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रोपण की फसलों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, ये महत्वपूर्ण रोपण की फसलें हैं। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु के मतलब यानी जाड़े के मौसम में ऐसी फसलों को बोया जाता है, ठंड के मौसम में। देश में कृषि पद्धतियां एवं सस्य प्रारूप, भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। यानी कि जो फसलों वाली ऋतुएं कितनी हैं? 3 ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद की। सस्य ऋतु रबी, इसमें बोने का समय क्या है? शीत ऋतु में, यानी सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी बोनी की जाती है। और काटने का समय ग्रीष्म ऋतु में इन फसलों को काटा जाता है, अप्रैल से लेकर जून के महीनों तक। इसके बाद इसी में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रबी की फसलें। गेहूं है, चना है, सरसों है, और भी आपके क्षेत्र में जो फसलें बोई जाती हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। बाकी प्रयास ये करें कि इनको अपन लें कि ये पूरे भारत में या हमारे प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए हम इनको लिखें, बहुत अच्छा रहेगा। खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलों जो मानसून आगमन यानी कि जून से जुलाई तक इनको बोया जाता है, और शीत ऋतु में सितंबर से अक्टूबर के महीने में इनको काट लिया जाता है, जिसमें सोयाबीन, चावल जिसे हम धान कहते हैं, मक्का, ज्वार, तुअर, ये सभी फसलें कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं। बात करते हैं जायद की फसलों की, तो जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जब गर्मी रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, तब ये बोई जाती हैं। और इनका जो समय है, जैसे मार्च से अप्रैल के बीच में इनको बोया जाता है, और काटने का समय मई से जून के मध्य में काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? मुख्य रूप से तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, खीरा है, हरा चारा है, और वर्तमान समय में मूंग भी हम बहुत सारी जगह देखते हैं, जो कि जायद की फसल है, गर्मी के मौसम में इसे उगाया जाता है। अगला जो कथन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में बच्चों 2 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से खाद्यान्न की फसलें हैं, एक चावल और दूसरे नंबर पे आती है गेहूं। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल गेहूं की है। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, बहुत अच्छी मात्रा में इनमें पोषक तत्व होते हैं, जो मोटे अनाज कहलाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी उत्पादन भी यहाँ पर दालों का सबसे ज्यादा होता है, और उपभोक्ता भी है।
उपभोक्ता का मतलब होता है जहां पर इन दालों का उपयोग किया जा रहा है। तो भारत देश में उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है दालों का, और यहाँ पर उनको उपयोग में भी लाया जाता है, यानी भारत देश में उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा है। दालें सबसे अधिक प्रोटीन लायक होती हैं। विद्यार्थियों, दालों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। दालें भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। उर्वरता यानी कि उसकी पैदावार की क्षमता। तो दालें भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। अगला कथन है चाय के बारे में, कि चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। ये चाय कैसी फसल है? रोपण की फसल है। आसाम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। यदि आप सभी याद ना भी कर पाए तो कम से कम आपको क्या याद कर लेना है? आसाम जरूर कर लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन भारत में होता है वो कहाँ होता है? आसाम में होता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। कॉफी में भी अलग अलग किस्में होती हैं, तो हमारे देश में जो कॉफी पैदा की जाती है वो कौन सी किस्म की है? अरेबिका किस्म की है। अगला कथन, भारत में कॉफी आरंभ में यमन से लाई गई थी। शुरुआती समय में कॉफी कहां से आई थी? यमन देश से लाई गई थी। कॉफी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। कॉफी की खेती कहाँ की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से की जाती है। रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार फसल, अखाद्य फसल है। ये कैसी फसलें हैं? अखाद्य फसलें हैं, ये खाने योग्य नहीं है। रबड़ है, कपास है, जूट, ये रेशेदार फसल भी है, जूट, और अखाद्य फसल भी है। बात करते हैं रबड़ की आगे, कि रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ भारत में मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। तो आपको रबड़ के लिए मुख्य रूप से केरल तो जरूर याद कर ही लेना है। रबड़ रबड़ का जो मुख्य उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। आगे बात करते हैं रेशम उत्पादन के बारे में। रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विद्यार्थियों याद रखना है, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन विश्व में होता है तो चीन में, और इसके बाद नंबर किसका है? भारत में। हमारे जो भारत में कपास का उत्पादन कितने दूसरे नंबर पर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है चीन में, और इसके बाद विश्व में दूसरे नंबर पर भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है। और प्रदेशों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा कपास होता है कहाँ? महाराष्ट्र में। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। परीक्षा में आता है कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं, तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। इसके बाद कथन है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम पहला जो हमारा राज्य है सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, वो आपको याद कर ही लेना है। जूट का प्रयोग कहाँ होता है? जूट का प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में और रस्सी बनाने में किया जाता है। बात करते हैं अगले कथन की, कि भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप कहते भी रहते हैं, सुनते रहते हैं, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। यह किसानों के लिए लोन उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत किसानों को लोन मिलता है उनकी जमीन पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य था। विद्यार्थियों, भूमि सुधार के लिए कौन सी योजना में ज्यादा महत्व दिया गया? कृषि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में। आगे कथन है कि विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। प्रश्न आता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को, इनके द्वारा दो आंदोलन चलाए हैं विनोबा भावे जी के द्वारा, भूदान और ग्रामदान आंदोलन चलाए हैं। इन आंदोलनों को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी से संबंधित है। विद्यार्थियों, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ग्राम स्वराज का जो विचार है, वह गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उत्तर है विनोबा भावे को। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत की मुख्य फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? अभी हम बात भी की थी पहले, चावल है, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि, ये खाद्यान्न फसलें हैं। अन्य खाद्यान्न फसलें इनके अलावा कौन सी? गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी। जबकि अखाद्य फसलों में, अखाद्य फसलें इन्हें भोजन के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते, जैसे जूट है, रबड़ है, कपास है, प्राकृतिक रेशम, जो रेशेदार फसलें। तो यहाँ पर आपने ये सब देखा, अखाद्य फसलें भी हमने पढ़ ली, खाद्य फसलें, और जो हमारी खाद्य फसलों के अलावा और भी फसलें हैं उनके बारे में देखा। तो विद्यार्थियों, आज हमने कृषि नामक अध्याय के बारे में समझा कि उसमें जो वन लाइनर हैं, जिससे आपके 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न तैयार हो सकते हैं, तो इनके बारे में आपने समझा, आपने जाना। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।